नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां मंदिरों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशना बंद करें, ये बड़ा बयान। नहीं तो मंदिरों में खोजे जाने लगेंगे बौद्ध मठ। अयोध्या का राम मंदिर भी कभी बौद्ध मठ था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर भी बौद्ध मठ थे। अयोध्या में खुदाई के दौरान मिले थे बौद्ध मठ के अवशेष। ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब जहां लगातार सर्वे की बात तमाम मस्जिदों से सामने आ रही है, तो वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस तरह से मस्जिदों में मंदिर खोजना बंद करें, नहीं तो अगर खुदाई होगी तो खुदाई के दौरान अयोध्या में भी बौद्ध मठ के अवशेष मिले थे। अब ये उनका विवादित बयान सामने आया है। मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशना बंद करें, ये बड़ा बयान। नहीं तो मंदिरों में खोजे जाने लगेंगे बौद्ध मठ। और इतिहास इस बात का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद लगातार इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर उतारू है। कभी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा उठाएगी, तो कभी मस्जिद में मंदिर खोजने का बात लेके आएगी। और आज एक फैशन चल गया है हर मस्जिद में मंदिर खोजने का। कभी ज्ञानवापी का मामला उठाया गया, तो अब संभल, बदायूं, अजमेर, जौनपुर का मामला उठाया जा रहा है। कभी मथुरा की बात की जाती है। तो स्वाभाविक रूप से इतिहास इस बात का गवाह है और इतिहास इस बात का साक्षी भी है कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, इतिहास उड़ेदा जाएगा, तो बहुसंख्यक हिंदू मंदिर पहले बौद्ध मठ थे। यहां तक कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम भी बौद्ध मठ था। अगर यही प्रकार की बात चलती रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हर मस्जिद में मंदिर खोजते नजर आएंगे, तो आगे आने वाले दिनों में इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्मावलंबी लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, तो आपने सुना कि किस तरह से मंदिरों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान दे रखे हैं और कह रखे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशना बंद करें। चलिए, एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझेंगे। एसके वाजपेयी, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के मायने क्या हैं? बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य इस बयान के जरिए सीधे तौर पर एक टारगेट वोटर जो कि दलित समाज से आता है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं लाइमलाइट पे बने रहने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके का बयान दे रहे हो, क्योंकि इसके पहले जब वो समाजवादी पार्टी में थे उस दौरान भी इस तरीके के बयानों के जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को असहज किया था। हालांकि उस दौरान समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है और लगातार मंदिरों को लेकर, मठों को लेकर, विभिन्न इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों को लेकर वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। वो कहीं न कहीं बयानों के जरिए वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर अपने उस टारगेट वोटर को जिसको वो अपनी पार्टी के साथ जोड़े रखना चाहते हैं। हालांकि इस तरीके के बयानों की वजह से ही और इस तरीके के अभियानों की वजह से उनके ऊपर लखनऊ में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह है कि वो चाहते हैं कि आने वाले समय में उनकी पार्टी के साथ वो टारगेट वोटर जुड़े, जिसको लेकर वो। लेकिन इसके वाजपेयी, ये बयान सिर्फ लाइमलाइट के लिए देखना भर काफी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अयोध्या का भी इसमें जिक्र किया और कहा है कि वहां पर भी कभी बौद्ध मठ के अवशेष मिले थे। मतलब इस तरह का तर्क देते हुए तमाम मंदिरों को लेकर नाम लेना, बद्रीनाथ का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने तमाम दूसरे मंदिरों का भी जिक्र किया इसके वाजपेयी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लाइमलाइट में बने रहना भी एक वजह है।
ठीक है, इसके बीच में मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, वापस आऊंगी। बीजेपी के नेता रोहित सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। सक्सेना साहब, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अब ये बड़ा बयान कि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना बंद करें, नहीं तो मंदिरों का इतिहास खंगाला जाए तो उसमें भी बौद्ध मठ के अवशेष मिलेंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है इस बयान के बाद उनका जो है जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा है उनको, कि जो सतयुग था, जो त्रेता युग था, जो द्वापर युग था कब था, और बौद्ध का काल कब था। मुझे लगता है ये सारी चीजें उनको जो है पहले से आंकना चाहिए कि इसका कि अगर हम सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग करें और 500 ईसा पूर्व से जो है आप सोचिए बुद्ध का काल शुरू हुआ था 563 से। तो इस तरह के बयान मुझे लगता है राजनीतिक केवल फायदे पाने के लिए किया जा रहा है और हर चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ये मुझे नहीं लगता ठीक ठाक बयान है। लेकिन रोहित जी, आपको लगता है कि इस तरह के बयान हैं जो अलग अलग धर्म से जोड़कर देखते हैं, चाहे वो अब मस्जिदों की बात हो, अगर वो उसे इतने हल्के में कह देते हैं तो कहीं ना कहीं अभी तमाम रोहित जी, अभी तमाम मस्जिदों में सर्वे की भी बात सामने आई है। राजनीतिकरण केवल करना जो है, अरे बात तो राजनीतिकरण करना किसी भी चीज का, बाहर चीज का जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है विश्व को जो है सत्ता से इतना दूर हो गया है, हर बार जो है राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी सब पीछे हो जाता है। ठीक है, आप बने रहिएगा रोहित जी। समाजवादी पार्टी से नितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता, उनसे भी जानकारी लेते हैं। नितेंद्र सिंह जी, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना बंद करें, नहीं तो मंदिरों के नीचे भी बौद्ध मठ के अवशेष मिलेंगे। देखिए अभी मस्जिदों को लेकर सर्वे हो रखे हैं, फिर बावजूद उसके बीच में इस तरह का बयान देना, क्या मायने हैं इसके? देखिए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या बयान है उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन ये सच है कि ये देश विभिन्न सभ्यताओं और विभिन्न कालों से होकर के गुजरा है। बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे मतों के लोगों ने इस देश में राज किया है और सभी लोगों ने अपने अपने समय में अपने अपने संप्रदाय, अपनी अपनी सभ्यता के अनुसार कुछ स्मृति चिन्ह बनाए हैं। और जब सभ्यता बदली, काल बदला, लोग बदले, तो लोगों ने उन स्थानों पर अपने अपने स्मृति चिन्ह, अपने अपने महापुरुषों के स्मृतियों के हिसाब से स्थान बनाए। तो ये तो सच है कि सभ्यता और काल के हिसाब से चीजें बदलती रही हैं तो बहुत सारी चीजें निकलती। जैसा कि अभी आपने देखा कि राम मंदिर काल में जब खुदाई हुई तो अभी नरीमन साहब जो जज रहे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इस पर एक टिप्पणी की कि मंदिर नहीं था उसके नीचे, कुछ बौद्ध थे, कुछ गुप्तकालीन थे, कुछ और बहुत सारे कालीन चीजें निकली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है। इसीलिए इस पर वर्षिप एक्ट लागू हुआ कि स्वतंत्र भारत के बाद जब देश भारत का संविधान लागू हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद, जो चीजें जहां पर हैं, जिस स्थिति में, उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन ना किया जाए। नितेंद्र सिंह जी, देखिए ये अब ठीक है, ये तो कानूनी कार्रवाई से हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि देखिए आप भी एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए? आपको नहीं लगता कि जब बड़े नेता ऐसे बयान देते हैं तो उसी से जो है कई चीजें सुलगती हैं और फिर माहौल खराब होता है? निश्चित रूप से मैंने यही कहा इस विषय में कि इस तरीके की बयानों से नहीं बचना चाहिए, तरीके की कार्रवाइयां ही नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सत्तापक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हो या कोई भी हो। जो कानून है उसको सबको मानना चाहिए। भारत के लोग हो, भारत पे संविधान पर अगर आस्था रखने वाले लोग हैं तो भारतीय संविधान और भारतीय कानून को मानना चाहिए। रोहित सक्सेना जी, नितेंद्र सिंह कह रहे कि सर्वे भी नहीं होना चाहिए, जो है जैसा है यथाकथित वैसे चलता रहे। पे डीएनए कराने की बात करने लगते हैं और मंदिरों के सर्वे पे आपत्ति है, तो मुझे लगता है इनका राजनीतिक चाल चरित्र क्या है ये मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य अपना बौद्धिक विवेक जो है वो बिल्कुल खो चुके हैं, क्योंकि अब राजनीतिक उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, तो उनकी मानसिक क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ना मतलब मुझे लगता है लाजमी है। इसीलिए वो द्वापर और त्रेता को 500 ईसा नहीं, वो तो ठीक है। रोहित जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बयान से इतर भी जो मस्जिदों में सर्वे हो रहे हैं वो भी नहीं होने चाहिए। जब कानून बने, मुझे बताइए, ये लोग हर बार जो हवाला देते हैं 1961 का, तो आप मुझे बताइए 1991 का जो ये हवाला हर बार, तो क्या उसमें कहीं से इस तरह प्रधान रोक लगी हुई है, इस तरह की चीजों पे कोई रोक है? और यदि किसी भी चीज के
नितेंद्र सिंह जी, जी देखिए अगर सर्वे हो रहा है तो वो तो कानूनी कार्यवाही से हो रहा है, फिर बार बार क्यों आप लोग ये कह देते हैं कि कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्या क्या किसी सच के सामने आने से डरते हैं क्या? देखिए, सच आएगा तो मेरे घर की तो खुदाई नहीं हो रही कि हमारा घर बस कोई यही खोद तो के बात ले है। जाए। एक मिनट, सच नहीं, पहले चीज मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो लोग कानून को नहीं मानते हैं, अब बहुत सारे देश में कानून है, उनके बीच में अगर रास्ते निकाले जाएंगे तो हर चीज के रास्ते निकलते हैं। अगर देश में शांति और अमन बनाए रखना है तो इसीलिए तो ये कानून बना था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि राम मंदिर को छोड़ दिया जाए, जो राम मंदिर की कार्रवाई पहले से हो रही थी। इसके अलावा आगे अगर ऐसे बहुत सारे विवाद होंगे, मैं खुद कह रहा हूँ कि आप अगर जामा मस्जिद को खोदने लगेंगे या आप बद्री विशाल के मंदिर को खोदने लगेंगे या केदारनाथ के मंदिर को खोदने लगेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को बंगला साहब के गुरुद्वारे खोदने लगे। तो ये तो आपको तय है कि 1400 इस्लाम 1400 साल पहले आया, 1400 साल पहले तो इस्लाम नहीं था। इसके पहले हिंदू संस्कृति को 300,000 साल पीछे की, इसके पहले सनातन थे, आर्यों की पहले की बहुत सारी संस्कृतियां थी। ये सिख संप्रदाय अभी 500 साल पुराना है, ईसाई संप्रदाय 2000 साल पुराना है। तो ये लेकिन सदियों पुराना, हजारों साल लाखों साल पुरानी मानव सभ्यता है, तो सबका अपना अपना समय है। तो मैं इस विषय पर जाना चाहता हूँ कि अगर देश में अमन चैन रखना है तो लोगों को देश के संविधान पर चर्चा करनी चाहिए, लोगों के रोजगार, लोगों के महंगाई पर निजात दिलाना चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, छात्रों की बात करनी चाहिए। ये विवाद ही क्यों पैदा हो? अगर ये विवाद होंगे तो तमाम लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तमाम लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो लोग भी इस तरीके के बयान देकर चर्चाओं में आना चाहेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि इस तरीके के विवाद होने ही नहीं चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो। अब देखिए, दो तरीके की बात आई। अभी अमित शाह जी का कल का बयान कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है, इसमें संविधान सबसे बड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के सारे अंधभक्त, सारे चमचे दिन भर हिंदू राष्ट्र की चिल्लाते हैं। तो ये दो जवाब दीजिए रोहित जी। स्टैंडर्ड। आप कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, फिर अमित शाह जी कहते हैं कि संविधान से देश चलता है। मतलब ये तो आप ही की पार्टी के मतलब दो मत हो गए ना। तो इनकी पार्टी का कौन सा एक मत है? मुझे एक बात बताइए, संविधान से देश चलता है तो संविधान सब्जेक्टिव क्यों सेलेक्ट करते हैं? जब कहा जाता है संविधान के हिसाब से सारी चीजें होंगी तो वहां इनको ऐतराज क्यों होता है? कानून का निर्णय जहां इनके पक्ष में आता है वहां ये बता देते हैं कि न्यायपालिका की जीत हुई, जहां इनके विपरीत जाता है वहां ये कह देते हैं कि जज बिक गए हैं, सारे सरकार की जो है कठपुतली है। इस तरह के जो सेलेक्टिव सब्जेक्टिव राजनीति इनको नहीं करनी चाहिए। और मुझे बताइए, ये इतना जो है इतना बड़ा इन्होंने पीपीटी दे डाला कि राष्ट्र के सौहार्द के लिए, क्या ये शब्द इनके वक्फ बोर्ड के लिए निकलेंगे? अब मुझे एक बात बताइए, यदि वक्फ बोर्ड किसी मंदिर पर कोई एकाधिकार बता दे कि मेरी जमीन है तो उस पर 1991 लागू होगा या वक्फ बोर्ड का कानून लागू होगा? नितेंद्र सिंह जी, देखिए वक्फ बोर्ड पर बोलेंगे क्या आप? वक्फ बोर्ड पर इसी पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जो देश का कानून है उस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, मुझे पता है, ये समस्या यही है ना, क्योंकि अर्चना समस्या मैं इसे पूछूंगा राहुल जी, सेलेक्टिव राजनीति करने की आदत हो गई है इनकी। जहाँ इनके पक्ष में चीजें हो जाएंगी, लोकतंत्र की जीत हो जाएगी, न्यायपालिका की जीत हो जाएगी, और जहाँ ये हार जाएंगे चीजों से, चाहे वो निर्णय से लेकर के हो, चाहे वो चुनाव में हो, उस पर उसके बाद क्या करेंगे? हम अनावश्यक की हवा में फेंकते गए तीरों का कोई जवाब नहीं देते। ये हवा में मुद्दे उछाला करते हैं जिससे आम देश के मुद्दे गौड़ हो जाएं। आम देश के मुद्दे आप उठाइए ना, अडानी का भ्रष्टाचार गौड़ हो जाए, मोदी का भ्रष्टाचार गौड़ हो जाए, अभी हायर एजुकेशन में प्राचार्यों की नियुक्ति जो फर्जी तरीके से हुई, ये मुद्दे गौड़ हो जाए। सिर्फ ये लोग इसी तरीके हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बातें करते रहते हैं। इस तरीके की चर्चा मेरे नजरों में बकवास है। सार्थक चर्चा हो तो उस पर हम लोग भी जवाब देने के लिए तैयार है। मुद्दे उठाने हैं, सदन का वॉकआउट मत करिए, सदन को बंद मत करिए। एक नेता आपने देखा विपक्ष का, वो तो और यहाँ आप बता रहे हैं हमें बेरोजगारी में बात करनी, जनता समस्या। अरे जब सदन से आप वॉकआउट कर जाएंगे तो कैसे करिएगा? मैं तो सामना करिए ना, सवाल किसी से पूछिए, क्यों सदन से वॉकआउट कर रहे हैं आप? नितेंद्र सिंह जी, देखिए भी तो बड़ा सवाल है ना। अभी देखिए बार बार सदन की कार्यवाही भी स्थगित हो जाती है, विपक्ष वॉकआउट कर देता है, विपक्ष आपस में ही अपने मुद्दों को कह देते हैं कि संभल का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस दूसरे मुद्दे को कह देती है अडानी का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तो विपक्ष की भूमिका में आप है ना, मुद्दों को लेकर घेरिए सरकार को, लेकिन उससे पहले आप खुद ही सदन छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा क्यों?
छोड़ के कोई नहीं भाग जाता। सदन को वॉकआउट करना ये संसदीय परंपरा का विपक्ष का एक काम है कि अगर किसी वजह से सदन में संसदीय विपक्ष की बात तो सुनी जाए तो उस मुद्दे को वॉकआउट किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग गली मोहल्लों में प्रदर्शन करते घूम रहे, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करने लगते। बांग्लादेश के हिंदू मुसलमानों का झगड़ा ही नहीं है, वहां तो हसीना बनाम गैर हसीना के लोगों का झगड़ा है और उसको लेकर के भारत में गली मोहल्ला आप जाम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये कहाँ, क्या भारत की सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए? भारत की सरकार उस पर चर्चा करे तो ये लोग पूछते हैं विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष ने पहले दिन इस बात पर चर्चा कर ली थी कि हम बाहर के मामलों में एक साथ है सरकार के, जो चाहे भारत की सरकार कदम उठाए, विपक्ष पूरा भारत सरकार के साथ है। इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। भारतीय जनता पार्टी के लोग चलिए ठीक है रोहित सक्सेना जी, नितेंद्र सिंह जी, शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। कि बड़ी बात यह कि जिस तरह का बयान